हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो आज मैंने कहा था आप लोगों से कि मैं क्लास 11th का फिजिक्स लेकर आने वाला हूँ, तो वो मैं लेकर आ चुका हूँ। क्लास 11th फिजिक्स क्षमा कीजिएगा, क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैंने कहा था कि मैं लेकर आऊँगा, वो मैं लेकर आ चुका हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th, ठीक है? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11th में हम लोग आज हमारा आज का वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्टरी होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, क्यों आया और इसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे। राइट दोस्तों? तो ये हमारा है क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट लेक्चर जो कि सिर्फ इंट्रोडक्टरी होने वाला है। चलिए आइए देखते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी होंगी इसमें। ठीक है? चलिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये कहाँ से आया? थोड़ा-सा हम इसका जनरल इंट्रोडक्शन, इसका और सब्जेक्ट से क्या-क्या रिलेशन है और बैकग्राउंड है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ? कहाँ से आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी एक केमिस्ट्री का पार्ट ही है। इज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप सभी ने इससे पहले एटम्स के बारे में पढ़ लिए होंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लिए होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ लिए होंगे और आपने एलिमेंट्स भी पढ़ा होगा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो उसमें एक कार्बन भी आता है। ठीक है दोस्तों, इसका होता है एटॉमिक नंबर 6 और ये होता है 14 एटॉमिक मास। ठीक है, ये है एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन। इसके आइसोटोप्स भी होते हैं। अब कौन-कौन होते हैं? जैसे C12 होता है, C14 तो है ही, C13 भी होता है आइसोटोप्स इसके। तो इसकी बहुत नेचर में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ है, तो वो है कार्बन। अगर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में देखा जाए, उस सबसे बड़ा कॉमन चीज़ क्या है? तो वो है कार्बन। जो लिविंग थिंग्स में भी है और नॉन लिविंग थिंग्स में भी है। ठीक है दोस्तों? मतलब जो कोई भी ऑब्जेक्ट आप अपने आस-पास देख रहे हो, मेटल्स को छोड़ कर के, मेटल्स एयर को तो देख नहीं सकते, तो मेटल्स को छोड़ दिया जाए, तो आपके आस-पास जो भी ऑब्जेक्ट हैं, उनमें कार्बन ज़रूर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कार्बन ना हो। तो ऐसा क्या बात है कि नेचर में इसकी अबंडेंस इतनी ज़्यादा है, कोई भी आप मैटर उठाते हैं, उसमें कार्बन का प्रेज़ेंस हो ही जाता है। व्हाई? आप अपने आस-पास देखिए, टेबल देख लीजिए, लकड़ी का बेंच, कुर्सी, जो भी चीज़ कार्बन है, कलम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो शर्ट पहन रहे हैं, इवन आपकी बॉडी में भी अंदर कार्बन है, पेड़-पौधे, मिट्टी, हर चीज़ में कार्बन है। तो ऐसा क्या है कि हर चीज़ में कार्बन प्रेज़ेंस है, ठीक है? तो इस बात की हम आंसर ढूँढने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे कार्बन और कहाँ-कहाँ है? मेडिसिन्स में कार्बन का इस्तेमाल होता है, क्लॉथिंग में होता है, फूड्स में तो है ही, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सब ऑर्गेनिक कार्बन का इस्तेमाल होगा ही इसमें। इवन प्रोटीन आप जो खाते हैं, उसमें भी कभी-कभी होता है। जैसे ब्लड, मसल्स, स्किन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, अ, जो आपका डीएनए हो गया, एंजाइम्स हो गया, विटामिन्स हो गया, लिपिड्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये सब कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। तो पहले तो शब्द है कि ऑर्गेनिक क्या है? तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है रिलेटेड टू कार्बन और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है ये वाइटल रोल प्ले करता है हमारे लाइफ के लिए। ठीक है दोस्तों? तो इस आंसर को ढूँढने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक ओहलर। क्या थे दोस्तों? फ्रेडरिक ओहलर। तो सबसे पहले उन्होंने कोशिश करी कि क्या हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बना सकते हैं? उस वक़्त तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था ही नहीं। तो कैसे हम मानते? कहाँ से आया? क्या हुआ? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था दोस्तों ब्रज़िलियस। आप सभी ने नाम सुना होगा बर्ज़ेलियस का। बर्ज़ेलियस के सिद्धांत आपने बहुत से पढ़े होंगे।
ठीक है दोस्तों? तो बर्ज़िलियस क्या उन्होंने क्या किया कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते-बनाते थक गए बेचारे, उनसे नहीं हो पाया। तो उन्होंने बहुत कोशिश करी, वो कोई भी कंपाउंड ने अपने लैब में नहीं बना सके। तो उनको लगा कि यार इसको हम नहीं बना सके, इसका मतलब है कि कोई इसको बना ही नहीं सकता। नो ह्यूमन कैन फॉर्म दिस, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब। उनको लगा कि इसको सिर्फ भगवान ही बना सकता है। तो इसके लिए उन्होंने एक नियम बना दिया जिसको कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, मतलब दैवीय शक्ति सिद्धांत। उनके कहने का मतलब ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो सिंथेसिस होती है ना, जैसे कि प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं, तो इनको बनाने के लिए कुछ मिस्टीरियस फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हम उसको नहीं बना सकते। उनको लगा कि हम प्लांट नहीं बना रहे हैं अभी, हम अभी एनिमल्स नहीं बना पा रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कार्बन पाए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं बना सकते, इसको बनाने के लिए कोई देवी-देवता आएँगे, कोई मिस्टीरियस फोर्स होगा, वही इसको बना सकता है। तो उन्होंने कह दिया सबको कि नहीं जी देखिए, कार्बन के लिए तो हम वाइटल फोर्स थ्योरी लगाएँगे कि नहीं, हम इसको नहीं बना सकते। कोई एक नेचर में एक इन मिस्टीरियस फोर्स है, वही सिर्फ़ इसको बना सकती है। तो ये कुछ दिनों तक बड़ा चर्चा में रहा ये फोर्स, बर्ज़िलियस के टाइम। ठीक है ना दोस्तों? तो ये बात है वाइटल फोर्स थ्योरी। तो क्या कहती है, आप सिर्फ़ याद रखेंगे। तो कहता है कि द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विदिन द प्लांट्स एंड एनिमल्स रिक्वायर्ड सम मिस्टीरियस फोर्स। दिस थ्योरी, या ये कहिए कि उनका ये थीसिस था, उन्होंने जो अपने कुछ किया लेबोरेटरी में नहीं बना पाए, सक्सेस नहीं हो पाए, तो उन्होंने कह दिया कि कोई भी इंसान इसको नहीं बना सकता। ये जो है बन के आते हैं, कोई मिस्टीरियस फोर्स बनाता है, इसलिए इसको हम वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। चलो, कुछ लोगों ने मान लिया। कुछ दिनों के बाद सन 1828 में एक साइंटिस्ट थे, फ्रेडरिक ओहलर। उन्होंने कहा कि भैया, अब आपका नियम नहीं चलेगा। आप जो कहेंगे से हम वही थोड़े मानेंगे। आप कहेंगे जो खाने के लिए हम थोड़े ना खाएँगे। तो उन्होंने एक अल्टीमेटली ये दुनिया के लिए समझो कि ये जो स्टेप था, आज जो भी केमिकल्स आप देखते हैं, ये उसकी शुरुआत थी। ये दुनिया के लिए एक नया चेंज था कि लैब में पहली बार किसी ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया। अभी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनिशन नहीं दिए हैं, हम हिस्ट्री में चल रहे हैं। हम बाद में डिफाइन करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। उससे पहले मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्रेडरिक ओहलर ने सन 1828 में पहली बार अपने लैब में यूरिया बनाया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है दोस्तों। इसका मतलब है कि ये जो इनकी थ्योरी थी ना, वाइटल फोर्स थ्योरी, यहाँ पे फेल हो गई। जो कि मिस्टीरियस फोर्स था, इन्होंने तो लैब में बनाया। ये तो इंसान ही थे, ये तो कोई मिस्टीरियस फोर्स थे नहीं। अब कोई कहेगा कि सर ये इंसान भी तो मिस्टीरियस फोर्स ही है। ऑफ कोर्स हमें उतनी फिलॉसफी नहीं जानना, हम फिलॉसफी में नहीं जाते हैं। फिर चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो उन्होंने यूरिया बनाया सबसे पहली बार लैब में। अब ये भी संयोग कहिए और मतलब फॉर्च्यूनेट कहिए, वो बहुत फॉर्च्यूनेट थे कि वो बनाने जा रहे थे कुछ और, बन गया कुछ और। तो वो बनाने क्या जा रहे थे? वो बनाने जा रहे थे अमोनियम साइनेट सॉरी, अमोनियम साइनेट बनाने जा रहे थे विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम साइनेट से। इसकी मदद से वो ये बनाने जा रहे थे। अब बन क्या गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। तो क्या मामला है, आइए पूरा हम देख लेते हैं। तो ओहलर जो है वो प्रिपेयर कर रहे थे अमोनियम साइनेट इन द अब्सेंस ऑफ मिनरल origin by hitting ammonium sulfate and potassium cyanate। तो अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4, ये अमोनियम सल्फेट है और ये है आपका पोटेशियम साइनेट KCNO, ये है आपका कंपाउंड। हम आगे चल के सब बताएंगे कि ये कैसे, इसमें बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कैसे है। अभी आप सिर्फ यहाँ हिस्ट्री जानिए। तो ये बना रहे थे, वो उनको बनना था ये, मतलब अमोनियम साइनेट बनना था, ये रिप्लेस कर देता, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना है यहाँ पे, और ये बना पोटेशियम सल्फेट। तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं अमोनियम
साइनेट ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, लेकिन क्या हुआ, कुछ रिएक्शन के ड्यूरिंग द रिएक्शन कुछ ऐसे सिचुएशंस बने, मतलब जो हिट चाहिए था यूरिया बनने के लिए वो हिट बना रह गया, यूं कह सकते हैं आप। तो ये मॉलिक्यूल रीअरेंज होके यूरिया बन गया। तो पहली बार उन्होंने कुछ नया लैब में बनाया, और ये अपने आप में केमिस्ट्री की दुनिया में ये बहुत बड़ा बिग चेंज था। यहाँ से पूरी केमिस्ट्री की दुनिया ही बदल गई। इवन कहें कि पूरी दुनिया ही बदल गई। एक नया कंपाउंड इंसानों ने खोज करके दिखा दिया, और वाइटल फोर्स थ्योरी यहाँ पे रॉन्ग साबित हो गई। राइट दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं कि द discovery of Wöhler brought a revolution in the field of organic chemistry. Synthesis of organic compounds no remained a mystery, and many organic compounds prepared in the laboratory. अब यहाँ से लोगों को एक रास्ता मिल गया। पहले लोग डर रहे थे कि अरे भाई ये तो ईश्वर का बनाया हुआ है, अगर तुम बनाओगे कहीं कुछ हो न जाए। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई कह देता है आपको कि रात, अरे यार रात के बरगद के पेड़ के पास मत जाना, यार यहाँ तो भूत रहता है। तो कई लोग तो डर के मारे जाएंगे नहीं कि भाई यार वास्तव में रहता है। वही डर उनको था कि बर्जेलियस ने लोगों को कह दिया कि यार ये तो मिस्ट्रियस फोर्स से बनता है, तो कई लोग कोशिश ही नहीं कर रहे थे, यार चलो ये तो मिस्ट्रियस है, चलो छोड़ दो, नहीं बनाते हैं। लेकिन जब मिस्टर ओहलर ने सन 1828 ईस्वी में जब ये यूरिया बनाया, तो इससे आने वाले नए कई सारे जो साइंटिस्ट थे उनको मोटिवेट किया कि हाँ, ये अब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना कोई मिस्ट्रियस काम नहीं रह गया, इसे हम लैब में बना सकते हैं। तो इसी के रास्ते पर चलते हुए कोलवे ने 1845 ईस्वी में एसिटिक एसिड बनाया, और हेनल ने 1828 ईस्वी में इथाइल अल्कोहल बनाया। ब्रेथलॉट ने 1856 ईस्वी में मीथेन की खोज की, और ये सब दोस्तों लेबोरेटरी में हो रहा था। तो एसिटिक एसिटिक एसिड कैसे बनाया? एसिटिक एसिड बनाया था आपको कोलबे ने सन 1845 में। उन्होंने क्या किया कि कार्बन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया, तो वो एसिटिलीन बना, और उसके बाद डाइल्यूट H2SO4 और हाइड्रोजन सल्फेट, इन दोनों को अगर किया तो एसिटल्डिहाइड बना, और फिर उसका ऑक्सीडेशन किए तो एसिटिक एसिड बना। हम ये रिएक्शन आगे देखेंगे आगे चल के, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए। तो द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स altogether changed द वेरी कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थ्योरी को ही बदल कर रख दिया, पूरी दुनिया को ही ये चेंज कर दिया। एक लैंडमार्क डिस्कवरी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड में। अब अब आगे चल के आज जो प्रेजेंट डे है, कहते हैं कि जो भी आप अपने पास आप आसपास देख रहे हैं, उसमें 95% ये मैन मेड है। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख रहे हैं, उसका 90% फाइव जो है वो मैन मेड है। सोचिए, अगर हम लोग बर्जेलियस के उस मिस्टीरियस वाले सिद्धांत को मानकर रह जाते, तो हम आज कितने, आप मोबाइल फोन देख रहे हैं, चेयर देख रहे हैं, इतने सारी चीजें जो बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के संभव हो ही नहीं सकती। कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप अपने आसपास देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। राइट दोस्तों? तो ये था हिस्ट्री कि कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइमलाइट में आया, कैसे दुनिया को बदल कर रख दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने। ठीक है? अब यहाँ पर हम अब डेफिनिशन हम अगले वीडियो में करें या इस वीडियो में करें? चलिए कर ही देते हैं, कोई बात नहीं। हम सिर्फ डेफिनिशन यहाँ करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और बाकी अगले दिन हम टेट्रावैलेंसी पढ़ेंगे। तो डेफिनिशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो कह रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ये थोड़ा ट्रेडिशनल डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन। लेकिन कहा गया कि सर जी, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है, कार्बन डाइसल्फाइड में भी कार्बन है, लेकिन ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील नहीं किए जाते। और भी एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है सर। तो फिर तो आपका डेफिनेशन तो गलत हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो organic chemistry deals not only the compounds of carbon, it deals with the compounds of hydrocarbons.
that means hydrogen and carbon. So the modern definition of the organic chemistry is chemistry of hydrocarbons and their derivatives, not only hydrocarbons, और हाइड्रोकार्बन्स के जितने डेरिवेटिव्स हैं, either एलिफेटिक, एरोमेटिक, वो सब हाइड्रोकार्बन्स के पार्ट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट कहे जाएंगे। तो डेफिनेशन यहाँ से क्या आ गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। तो इसके डेरिवेटिव्स में क्या आएंगे? नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, हेलोजन्स भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, लेकिन इसेंशियली क्या होंगे? CH। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें अपना ये सुझाव जरूर दें ताकि हम आगे भी वीडियो बनाते रहें। अब हमने एक सवाल पूछा था जाते शुरू में आपसे कि क्या वजह है कि नेचर में सबसे एबंडेंट मात्रा में है कार्बन, सजीव हुई एनर्जी उसमें? तो इसका वजह है कैटिनेशन। अब ये क्या है, ये क्या होता है, क्यों इसकी वजह से कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।